कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया पिता के जो गुणसूत्र है 44 प्लस XY और माता के जो गुणसूत्र है 44 प्लस XX। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर इसका क्रॉस करवा रहे थे, तो यहाँ पर 22 और 22 कितने हो जाएंगे 44। ठीक है, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो इसको प्रदर्शित कर देंगे तो 44 प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पर XX हो जाएंगे। ठीक है, बोलो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 44 प्लस XX हो जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस फर्स्ट वाले का क्रॉस फिर यहाँ पर इस सेकंड से करवाते हैं तो वही क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 44 प्लस XX प्राप्त होगा। ठीक है, फिर वापस से इसका क्रॉस हम किसके साथ करवाते हैं, यहाँ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा 44 प्लस यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, तो पहले किसको लिखेंगे हम x को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ठीक है, वापस से फिर इसी का क्रॉस हम करवाते हैं इनके साथ, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपने को 44 प्लस XX प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा 44 प्लस XX प्राप्त होगा। तो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा था माता में जो गुणसूत्र है उनको लिखा था यहाँ पर 44 गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लस जो अलिंग गुणसूत्र है प्लस XX जो लिंग गुणसूत्र है किसी के द्वारा यहाँ पर हम पहचान करेंगे XX या XY से। ठीक है, 44 तो ये जो 44 गुणसूत्र है पिता और माता में समान होते हैं, इसी के आधार तो यहाँ पर XX है, तो कहने का मतलब है लड़की उत्पन्न होगी। यदि 44 प्लस XX ये यहाँ पर भी तो क्या उत्पन्न होगी, लड़की उत्पन्न होगी। 44 प्लस XY है तो लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 44 प्लस यहाँ पर XY आएगा, हाँ XY। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है, किस प्रकार से हमने यहाँ पर कि जो लिंग जो गुणसूत्र है इनके आधार पर ये समझा हमने यहाँ पर कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये कहानी थी यहाँ तक कि मानव में लिंग निर्धारण की कहानी थी। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न लिखा हुआ होगा आपके पास कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से क्या करता है विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह पूछना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग कैपिटल A अथवा O प्रभावी लक्षण है, तो इसमें हम किस आधार पर हमने समझा था क्लास के अंदर भी कि जो विकल्पी होते हैं, ठीक है, तो उनके आधार पर इनका क्या किया जाता है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो विकल्पी कौन कौन से होंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम रुधिर वर्ग एक ही बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो विकल्प के रूप में होंगे तो कैपिटल I A के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जिसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा B होगा, उसको IB के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो O ब्लड ग्रुप है तो इसको स्मॉल I के द्वारा क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको पता है स्मॉल I अप्रभावी को स्मॉल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में रुधिर वर्गों का जो नियंत्रण एक जीन के तीन विकल्पी कौन कौन से IA, IB, स्मॉल I के द्वारा किया जाता है। पुत्री जिसका रुधिर वर्ग O है वह अपने पिता से स्मॉल I जीन तथा अपनी माता से स्मॉल I जीन प्राप्त करती है। इसलिए यहाँ पर A प्रभावी है और O क्या है अप्रभावी है, क्योंकि प्रश्न में जो रुधिर वर्ग वाला पुरुष और जिसका मतलब विवाह किससे हो रहा था रुधिर वर्ग O वाली स्त्री से हो रहा था, तो कहने का मतलब है स्त्री का जो रुधिर वर्ग क्या है वो O है और जो O रुधिर वर्ग है तो उस विकल्पी को स्मॉल I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो अप्रभावी है। ठीक है, और
IA यानी जिस व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग क्या है, A है, तो उसमें विकल्पी IA को प्रदर्शित किया जाता है, तो IA क्या है, प्रभावी है। ठीक है, इसी आधार पर हम यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसी के बाद आपके पास लिखा होगा नेक्स्ट एक प्रश्न, क्या एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो ध्यान दो, क्योंकि जो उपार्जित जो लक्षण होते हैं, ठीक है, उपार्जित जो लक्षण होते हैं, उपार्जित लक्षणों का प्रभाव केवल कायिक कोशिकाओं पर होता है और इसका समावेश आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में नहीं होता है, इसलिए अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अरे उपार्जित का मतलब क्या होता है कि जो लक्षण क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में उपस्थित जो डीएनए होता है, जैसे हम बात करें साहब किसकी, डीएनए की, तो डीएनए क्या करता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, डीएनए किस रूप में होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लक्षण अर्जित किए जाते हैं वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर करें कि वे कौन कौन से कारक हैं जो नए स्पीशीज यानी जाति के उद्भव में सहायक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन कौन से कारक है, तो ध्यान रखिएगा लैंगिक प्रजनन के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं, दो उप समष्टियों का एक दूसरे से भौगोलिक पृथक्करण, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक अपवहन। ठीक है, यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि आपसे पूछा जाता है कि वे कौन कौन से कारक हैं जो नए स्पीशीज यानी जाति के उद्भव में सहायक है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जाति उद्भव। जाति उद्भव के बारे में आपसे पूछा जाता है कि जाति उद्भव किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना होगा आपको क्या कि एक जाति के जीवों में जैव विकास में हुए परिवर्तनों के कारण एक नई जाति के जीवों के बनने को क्या कहा जाता है, जाति उद्भव कहा जाता है। ध्यान रखना जाति उद्भव के कौन कौन से कारक हैं, तो पहला कारक ध्यान रखिएगा कि एक ही जाति के जीवों में परिवर्तनशील वातावरण में रहने के लिए अपने शरीर के लक्षणों में कुछ परिवर्तन लाना, ये पहला कारक है। दूसरा ध्यान रखिएगा एक ही जाति की समष्टियों का भौगोलिक रूप से अलग होना। तीसरा ध्यान रखिएगा एक ही जाति की समष्टियों में आनुवंशिक विभिन्नता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कारक है जाति उद्भव के, इन कारकों के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। कौन से पदार्थों से, अजैविक पदार्थों से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन ने सबसे पहले सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया था कि जीवों की उत्पत्ति उन अजैविक पदार्थों से हुई होगी जो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय बने थे। सन 1953 में स्टेनले, मिलर और हेराल्ड ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के समान था। इस समय विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं थी। एक पात्र में जल भी था और इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया और गैसों के इस मिश्रण में कृत्रिम रूप से समय समय पर चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे कि आकाश में बिजली उत्पन्न होती है और एक सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाता है और इनमें
एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। ध्यान रखना थोड़ी सी कहानी, ठीक है इसमें, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है आपकी बुक के अंदर भी एक साइड पे कॉर्नर पे दे रखे होंगे, ठीक है, तो बाई चांस कभी कभी मान लीजिएगा ये पूछे जाते हैं, अन्यथा नहीं पूछे जाते, बट जानकारी के लिए जरूर ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अणु है, ये अणु क्या है, अजैविक पदार्थ है, इनको अजैविक पदार्थ बोला जा रहा है। तो इन अजैविक पदार्थों के आधार पर ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिएगा जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ऊपर लेवल पर ध्यान रख लीजिएगा इनके बारे में।